हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग फिजिक्स में सेकंड चैप्टर सदिश विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सदिश में सदिश, अदिश और प्रदिश, ये तीन राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो पहली राशि हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी। तो अदिश राशि का मतलब क्या होता है? अदिश राशि का मतलब जिनमें केवल परिमाण हो। क्या हो? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, कार्य इत्यादि और भी बहुत सारी अदिश राशियां हैं। जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे विभिन्न प्रकार की राशियों के बारे में पढ़ते जाएंगे और उनकी प्रकृति भी जानते जाएंगे कि वे अदिश हैं, सदिश हैं या प्रदिश हैं। तो अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, इनमें दिशा नहीं होगा। इनमें कौन कौन सी आ सकती हैं? द्रव्यमान, लंबाई, कार्य और बहुत सारी अदिश राशियाँ होंगी जो हम लोग आगे पढ़ते समय देखते जाएंगे। अब ये अदिश राशियाँ जो होती हैं इनमें कौन कौन सी गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं। तो अदिश राशियों में जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग, ये चारों गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों गणितीय संक्रियाएं अदिश राशियों में संपन्न की जा सकती हैं और ये बीजगणितीय नियम का पालन करती हैं। किस नियम का पालन करती हैं? बीजगणितीय नियम का पालन करती हैं। अब दूसरी जो भौतिक राशि आएगी वह प्रदिश होगी। क्या होगी? प्रदिश। टेंसर क्वांटिटी। प्रदिश राशि कौन सी राशि होंगी? टेंसर क्वांटिटी वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो परंतु वे वेक्टर नियम का पालन न करें अर्थात सदिश नियम का पालन न करें, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। कौन सी राशियां कहेंगे? अदिश राशियां। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होगी। प्रदिश राशि क्या होंगी? प्रदिश राशि परिमाण प्लस दिशा, परिमाण प्लस दिशा मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा हो परंतु वे सदिश नियम का पालन न करें उन्हें प्रदिश राशियां कहते हैं। जैसे धारा, करंट, जो धारा होता है इसमें परिमाण भी होता है 1 एम्पियर या 2 एम्पियर और इसमें दिशा भी होता है, फिर भी ये सदिश राशि न होकर के प्रदिश राशि है क्योंकि यह सदिश नियम का पालन नहीं करेगी। सदिश नियम अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब जो तीसरी राशि होगी, हम लोग कौन कौन सी राशि देख चुके हैं? अदिश राशियाँ और प्रदिश राशियाँ। अब तीसरी जो राशि आएगी वो सदिश राशि आएगी। कौन सी राशि आएगी? सदिश राशि। तो देखते हैं सदिश राशि कौन सी राशि होगी। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा हो और साथ ही साथ वे सदिश नियम का पालन करें उन्हें सदिश राशि कहते हैं। कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशि। इसका मतलब सदिश राशि में क्या क्या होगा? सदिश राशि बराबर परिमाण प्लस दिशा प्लस सदिश नियम का पालन करें। सदिश नियम का
पालन करें। ये 3 विशेषताएं होंगी। सदिश नियम का पालन करें। जब अदिश राशि पढ़ रहे थे तो उसमें केवल परिमाण था, जब प्रदिश राशि पढ़े थे तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों था, और जब सदिश राशि देखेंगे तो उसमें परिमाण, दिशा और सदिश नियम का पालन भी करेंगे। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, बल आघूर्ण इत्यादि, ये सब की सब कौन सी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। ये सभी राशियों का अध्ययन हम लोग आगे करेंगे और इनकी प्रकृति भी जानते जाएंगे कि ये अदिश हैं या सदिश हैं। इनमें ये किन नियमों का पालन करेंगी? क्या इनमें जोड़, घटाना और गुणा तथा भाग सभी गणितीय संक्रियाएं हो सकती हैं या कुछ गणितीय संक्रियाएं होंगी? तो जो अदिश हम लोग पढ़े थे, अदिश राशि, पहली जो राशि पढ़े हम लोग, उसमें जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये अभी हम लोग देखे थे। ये बीजगणितीय नियम का पालन करती हैं। किसका? बीजगणितीय नियम। जैसे सिंपल बीजगणित में जो जोड़ घटाना होता है वैसे करेंगे, लेकिन जो प्रदिश राशियां होंगी उनमें भी जोड़, घटाना, गुणा और भाग सभी गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं। ये भी बीजगणितीय नियम का पालन करेंगे। किसका? बीजगणितीय नियम का पालन करेंगे। तीसरी जो क्वांटिटी होगी, तीसरी जो राशि होगी, कौन सी राशि होगी? सदिश राशि। कौन सी राशि होगी? सदिश। इसमें क्या होगा? ये सदिश राशियां केवल जोड़, घटाना तथा सदिश राशियों में केवल जोड़, घटाना और गुणा किया जा सकता है। इनमें भाग नहीं होता है, इनमें भाग नहीं होता है, और ये बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती हैं, सदिश नियम का पालन करती हैं। किसका? सदिश नियम का। इनमें भाग क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर एक दिशा को दूसरी दिशा से भाग दिया जाए तो वह अपरिभाषित होता है। दिशा में दूसरी दिशा से भाग दे दिया जाए तो दिशा बटा दिशा क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। इसीलिए इनमें भाग नहीं होता है, लेकिन जोड़, घटाना और गुणा किया जा सकता है। वो भी बीजगणितीय नियम से नहीं होगा, बल्कि सदिश नियम से होगा। किस नियम से होगा? सदिश नियम से। तो अभी हम लोग देखें अदिश राशियाँ, प्रदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। हम लोग को इसमें किसका एनालिसिस करना है, किसका स्टडी करना है? सदिश राशियों का। तो सबसे पहले देखते हैं सदिश राशियों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ग्राफीय निरूपण। सदिश राशियों का ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण ये क्या, इसका मीनिंग क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश राशियों को एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एरो द्वारा। किसके द्वारा? तीर द्वारा। जहाँ से यह तीर स्टार्ट होता है उसे पुच्छ कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुच्छ या टेल। और जहाँ पर ये एरो समाप्त होता है उसे शीर्ष कहते हैं या हेड। सदिश राशियों के ग्राफीय निरूपण में इन्हें एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीर जहाँ से प्रारंभ होता है उसे पुच्छ कहते हैं, और जहाँ पर तीर समाप्त होता है उसे शीर्ष या हेड कहते हैं। इसमें तीर की जो लंबाई होती है वो परिमाण को व्यक्त करता है।
परिमाण का मतलब क्या होगा? तीर की लंबाई। क्या होगा? तीर की लंबाई। परिमाण का मतलब क्या होगा? तीर की लंबाई। और दिशा क्या होगा? दिशा जो होगा वह तीर की दिशा। सदिश की दिशा किधर होगी? जो तीर की दिशा होगी वही सदिश की दिशा होगी। तो दिशा क्या होगा? तीर की दिशा। तीर की दिशा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, का जो तीर की लंबाई होगी वह सदिश के परिमाण को व्यक्त करेगा, और जो तीर की दिशा होगी वह सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा? सदिश की दिशा को। और अगर हमें किसी सदिश राशि को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखा जाता है इसे? सदिश ए लिखना हो तो जब भी सदिशों को लिखा जाता है तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के किसी अक्षर द्वारा लिखकर उस पर तीर लगा दिया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कौन कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई एफ, और उन पर तीर लगा देंगे, एरो लगा देंगे, तो सदिश राशियों को लिखने का तरीका होता है। जैसे अगर लिखना हो सदिश ए, तो सदिश ए का मतलब ए पर एरो लगा देंगे। अगर लिखना हो हमें सदिश बी, तो क्या करेंगे? बी पर एरो लगा देंगे। अगर लिखना हो सदिश स्मॉल ए, क्या करेंगे? स्मॉल ए पर एरो लगा देंगे। अगर लिखना हो सदिश स्मॉल बी, तो बी पर एरो लगा देंगे। क्या करेंगे? एरो लगा दिया करेंगे। अब इनके परिमाण को यहाँ पे यह जो ए है, ए ओनली परिमाण, और एरो क्या बता रहा है? दिशा। परिमाण दिशा, परिमाण दिशा, परिमाण और दिशा। तो किसी भी सदिश राशि के परिमाण को दो प्रकार से व्यक्त करेंगे। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। देखते हैं दोनों प्रकार कौन कौन से होंगे। तो लिखेंगे ए सदिश का परिमाण। अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर, या जब यह एरो हटाएंगे, जब यह एरो हटाएंगे तो मॉड हट जाएगा, ओनली ए हो जाएगा। अब यहाँ से तीर हट गया, तीर हटने का मतलब दिशा हट गया, और जब दिशा हट जाएगा तो क्या बचेगा? केवल परिमाण। इसी प्रकार का जो सदिश बी का परिमाण, सदिश बी का परिमाण क्या होगा? बी वेक्टर पर एरो इक्वल्स टू बी हो जाएगा। कह दिया जाए ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण, तो क्या करेंगे? मॉड ऑफ ए वेक्टर और ओनली ए लिखेंगे। कह दिया जाए बी वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण क्या होगा? मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू बी। क्या होगा? मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू बी। तो किसी भी सदिश राशि के परिमाण को हम लोग कितनी प्रकार से व्यक्त करेंगे? दो प्रकार से। जब मॉड लेंगे तो एरो रहेगा, और जब मॉड हटाएंगे तो एरो भी हट जाएगा। अब देखते हैं हम लोग दो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा? दो सदिशों के बीच का कोण वह कोण होता है जब दोनों सदिशों का पुच्छ या शीर्ष एक स्थान पर हो। क्या हो? एक स्थान पे। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर हो और यहाँ पर बी वेक्टर हो, दोनों का पुच्छ एक स्थान पर है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वह ए और बी के बीच का कोण होगा। ए वेक्टर का पुच्छ भी यहाँ पे और बी वेक्टर का पुच्छ भी यहाँ पे, दोनों का जब पुच्छ एक स्थान पर होगा तो उनके बीच का कोण ही ए और बी के बीच का कोण होगा। या ऐसे हो सकता है, ए वेक्टर का शीर्ष यहाँ पे हो और बी वेक्टर का शीर्ष यहाँ पे। ये हमें हमेशा याद रखना है। अगर एरो इधर है तो यानी कि इसका एरो इधर दिखा देंगे, लिखेंगे ऐसे ही, ए पर वेक्टर ऑलवेज राइट वर्ड डायरेक्शन में, दाहिनी ओर होगा। ए बी वेक्टर है तो यहाँ पे क्या है, ए का शीर्ष है और बी का भी शीर्ष है, तो दोनों का शीर्ष रहेगा तो भी उनके बीच का कोण दोनों के बीच का कोण होगा।
तो दो सदिशों के बीच का कोण का मतलब जब दोनों का पुच्छ एक स्थान पर हो या दोनों का शीर्ष एक स्थान पर हो। लेकिन अगर एक वेक्टर का पुच्छ और दूसरे वेक्टर का शीर्ष हो और कह दिया जाए दोनों के बीच का कोण थीटा दिया तो ये दोनों वेक्टरों के बीच का कोण नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसी के समानांतर विस्थापित कर देंगे। इस विस्थापित करने का मतलब इधर लाएंगे और जो ये वाला यहाँ का पुच्छ है, पुच्छ को उठाकर यहाँ पे रख देंगे। वेक्टर के मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। इस वेक्टर को इसी के समानांतर विस्थापित करके ला करके इसके पुच्छ को यहाँ पे रख देंगे। तो अब दोनों का अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। अब यह ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर एक वेक्टर का पुच्छ और दूसरे वेक्टर का शीर्ष एक स्थान पर हो और उनके बीच का कोण थीटा हो तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि उन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, थीटा नहीं होगा। कैसे इसको हम दिखा सकते हैं, इसको क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। किसी भी सदिश को उसके समानांतर विस्थापित करने पर सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर जैसे मार्कर ये जूम कर लिया जाए, मार्कर यहाँ पर हो और समानांतर ला के यहाँ पर रख दें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अगर यह बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अब ए वेक्टर का भी पुच्छ यहाँ पे आ गया और बी वेक्टर का भी पुच्छ यहाँ पे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पूरा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये थीटा हो गया तो यह 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग जब दो वेक्टरों के बीच का कोण काउंट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों का पुच्छ या दोनों का शीर्ष एक स्थान पर होना चाहिए। अब हम लोग सदिश से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। सदिशों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इसमें सबसे पहले आएगा शून्य सदिश। क्या आएगा, शून्य सदिश। जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य सदिश कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम मान लेते हैं कि ये सदिश है, इसका पुच्छ है, ये शीर्ष है, इसको दबाते जाएं और इसके शीर्ष को लाकर इसके पुच्छ पे रख देंगे। तो जब इसको दबाएंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा और थोड़ा सा इसको दबा दें और छोटा हो जाएगा। ऐसे दबाते दबाते इसको यहाँ पे ला दें, एक बिंदु बन जाएगी, नहीं है तो क्या इसकी कोई लंबाई बची, तो इसका परिमाण शून्य हो जाएगा। तो उसी को बोलेंगे शून्य सदिश। जैसे ए वेक्टर में से ए वेक्टर अगर घटा दें, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर जीरो होगा, लेकिन केवल अगर जीरो लिख दें तो गलत हो जाएगा, इस पर एरो लगाना पड़ेगा शून्य, क्योंकि एक सदिश में से दूसरा सदिश घटाएंगे तो सदिश राशि मिलेगा। तो इस पर एरो लगाएंगे तो ए सही है और ए क्या है, गलत है। केवल जीरो लिखना, ए गलत है, ये सही है। तो जब भी दो सदिशों में कोई गणितीय संक्रिया किया जाए, जैसे जोड़, घटाना, गुणा या भाग, और वो भाग नहीं होता है, जोड़, घटाना या गुणा किया जाए और अगर वो जीरो प्राप्त हो जाए तो उस पर जीरो पर वेक्टर का साइन लगा देंगे। क्या करेंगे, वेक्टर का साइन लगा देंगे। तो शून्य सदिश का मतलब जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो। अब दूसरा जो परिभाषा होता है एकांकी सदिश होता है। क्या होता है, एकांकी सदिश। एकांकी सदिश, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। एकांकी सदिश क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, वह सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे एकांकी सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांकी सदिश। और एकांकी सदिश को कैसे प्रदर्शित करेंगे, किसी भी सदिश में अगर उसके परिमाण से भाग दे दिया जाए तो एकांकी सदिश प्राप्त होता है। जैसे सदिश ए का एकांकी सदिश, सदिश ए का एकांकी सदिश कैसे लिखेंगे, ए पर कैप लगा देंगे, ए कैप। ए सदिश का एकांकी सदिश मतलब ए कैप, और क्या करेंगे,
ए वेक्टर में ए के परिमाण से भाग दे देंगे, ये इसकी डिफिनीशन है। या तो ऐसे लिखें या ओनली ए वेक्टर अपान ए लिखें। सदिश ए का एकांकी सदिश कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए पर कैप लगा कर दिखाएंगे और ए वेक्टर में उसके परिमाण से भाग दे देंगे, या ए वेक्टर अपान ए। परिमाण को दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार कह दिया जाए बी वेक्टर का एकांकी सदिश, बी वेक्टर का एकांकी सदिश, तो क्या लिखेंगे बी कैप लगाकर प्रदर्शित करेंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पे बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर अपान ओनली बी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर कह दिया जाए ए वेक्टर का एकांकी सदिश तो क्या लिखेंगे ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर और ए वेक्टर अपान ओनली ए। ये जरूरी नहीं कि एक कैप लगाकर क्वेश्चन में दे, हो सकता है कि कह दे केवल ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर एकांकी सदिश, ऐसा भी दे सकता है एकांकी सदिश हैं। ये जरूरी नहीं कि इन पर कैप लगाएं। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर एकांकी सदिश दे दिया तो समझ जाएंगे कि इसका परिमाण दे दिया है। परिमाण कितना होगा 1, तो लिखेंगे मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 1, क्योंकि एकांकी सदिश ए भी है। जिसका परिमाण का मतलब मॉड लगा देंगे क्या होगा 1। मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो एकांकी सदिश लिखने का मतलब इसका परिमाण दे रहा है। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली ए इक्वल्स टू 1 या ओनली बी इक्वल्स टू 1 या ओनली सी इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 1 या सी इक्वल्स टू 1। तो कहीं पर भी अगर ये कैप नहीं लगाया हो और एकांकी सदिश लिख दिया हो तो ऐसा नहीं हो कि हम एकांकी सदिश नहीं लेंगे, तो भी वे एकांकी सदिश होंगे। क्या होंगे एकांकी सदिश होंगे। और अगर हमें आ जाए कहीं पर सिद्ध करने के लिए कि इसका परिमाण 1 होता है, क्योंकि इसकी परिभाषा है कि वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो 1 हो, उसे क्या बोलेंगे एकांकी सदिश। तो देखते हैं कि इसका परिमाण 1 आता है कि नहीं। ए पॉइंट में देखते हैं, ए पॉइंट ए कैप का परिमाण मैग्नीट्यूड क्या होगा मॉड ऑफ ए कैप, मॉड ऑफ ए कैप। और ए कैप की अभी डिफिनीशन हम लोग देखें, ए कैप इक्वल्स टू क्या था ए वेक्टर अपान ए। ए कैप इक्वल टू क्या था ए वेक्टर अपान ए। तो यहाँ पे ए कैप इक्वल्स टू हो जाएगा ए वेक्टर बाई ए। ए वेक्टर का मतलब ऊपर वाले का भी मॉडुलस ले लिए, अलग अलग मॉड कर देते हैं, इसका मॉड और इसका मॉड। तो ये तो परिमाण है, परिमाण का मॉड लेंगे तो परिमाण ही मिलेगा, और ये भी परिमाण हो गया। तो यह लिख सकते हैं ए अपान ए, ये मॉड ऑफ ए वेक्टर परिमाण ही तो है, तो इसको केवल ए लिख सकते हैं, ए भी ए होगा। ए और ए कैंसिल हो जाए कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब मॉड ऑफ ए कैप इक्वल्स टू 1, मतलब एकांकी सदिश का परिमाण कितना होगा, एकांकी सदिश का परिमाण कितना होगा 1 के बराबर होगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि एकांकी सदिश किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है, दिशा को। कैसे हम लोग दिखाएंगे, बी वाले पॉइंट में आते हैं। अभी अभी हम लोग लिखे थे ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपान ए लिखे थे। तो यहाँ से अगर ए वेक्टर लिखना हो तो ए इधर चला जाएगा, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा ए इंटू ए कैप, ए इंटू ए कैप। ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाए ए इंटू ए कैप। ये तो परिमाण है, तो ए सदिश है। ए पर वेक्टर का मतलब ए सदिश है, क्या है सदिश। और ए परिमाण है, और ये क्या एकांकी सदिश है। यह परिमाण एकांकी सदिश है और यह सदिश है। सदिश परिमाण इंटू एकांकी सदिश, क्या एकांकी सदिश। कौन सा सदिश होगा एकांकी सदिश। लेकिन सदिश बराबर क्या होता है, सदिश में तो परिमाण और दिशा होता है, परिमाण गुणे दिशा होता है। सदिश बराबर क्या होता है परिमाण गुणे दिशा। इसका मतलब हुआ कि जो एकांकी सदिश होगा किसको प्रदर्शित करेगा, दिशा को। क्यों, क्योंकि परिमाण तो दोनों में है, और एकांकी सदिश के स्थान पर क्या हो गया दिशा, क्योंकि सदिश क्या होता है परिमाण और दिशा होता है।
परिमाण और दिशा होता है। तो एकांकी सदिश का मतलब हुआ दिशा। क्या? दिशा। इस पर हम लोग जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं कोई सदिश हमें दिया है ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। अभी हम लोग पढ़ेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप देखेंगे। ये लंबकोणीय एकांकी सदिश हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं। जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे इसके वो। तो अगर ए वेक्टर दिया हो तो कहेगा कि एक ऐसा सदिश लिखिए, वह सदिश ज्ञात कीजिए जो ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के समांतर हो तथा जिसका परिमाण A 5 मात्रक और B 8 मात्रक हो। मतलब एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण क्या हो 5 मात्रक, और दूसरा ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण क्या हो 8 मात्रक, और दोनों किसके समानांतर हो, A इक्वल टू इतना। तो पहले हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं सॉल्यूशन में। एक सदिश हमें दिया है कौन सा, ए वेक्टर इक्वल टू क्या दिया है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एक ऐसा ए वेक्टर ज्ञात करना है, एक ऐसा वेक्टर ज्ञात करना हो, एज्यूम कर लेते हैं बी वेक्टर होगा जिसका परिमाण कितना है 5, परिमाण कितना है 5, और साथ ही साथ वह ए वेक्टर के समानांतर हो। बी एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण मतलब इसकी लंबाई 5 है, लंबाई कितना है 5, लेकिन यह किसके समानांतर है, ए वेक्टर के, मतलब दोनों का तीर एक ही दिशा में होगा। बी वेक्टर एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 5 हो लेकिन दिशा इसकी दिशा में हो, क्या हो, दिशा। तो लिखेंगे, हम लोग जानते हैं सदिश बराबर क्या होता है, ए का सलूशन है सदिश बराबर परिमाण गुणे एकांकी सदिश, परिमाण गुणे एकांकी सदिश, एकांकी सदिश। यहाँ पे परिमाण जो होगा वह कितना है, परिमाण दिया है 5, और एकांकी सदिश किसका लेंगे, इसका लेंगे, ए कैप का। एक क्योंकि इसकी दिशा जो है, इसकी दिशा इसी की दिशा में, तो परिमाण इसका 5 है लेकिन इसकी दिशा किसकी दिशा में, ए की दिशा में। तो याद रखना पड़ेगा, ए कैप लिखेंगे इस सदिश बी वेक्टर इक्वल टू, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका परिमाण क्या दिया है 5 मात्रक, कितना दिया है 5 मात्रक, और इसकी जो दिशा दिया है वह ए की दिशा में, मतलब ए का एकांकी सदिश लिखेंगे ए कैप, क्या लिखेंगे, ए कैप। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, बी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 5, ए कैप का मतलब ए वेक्टर में ए से भाग दे देंगे, ए वेक्टर में ए से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ से बी वेक्टर इक्वल टू जो हो जाएगा 5, और ए वेक्टर की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू दिया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपान ए का क्या मान है, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या लिख देंगे, आई का गुणांक 1 स्क्वायर, जे का गुणांक 2 स्क्वायर, के का गुणांक 3 स्क्वायर। यहां से देखते हैं हम लोग इसको, यहां पर बी वेक्टर जब ज्ञात करेंगे तो बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए 5 हो जाएगा, और ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो 5 और ए वेक्टर का मान हमें दिया है यहाँ पे आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, और मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का मतलब हुआ अंडर रूट, इसको हम लोग अभी फाइंड करना सीखेंगे कि अगर आई कैप, जे कैप और के कैप पे टर्म में दिया हो तो उसका परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर ही सीख सकते हैं।
परिमाण ज्ञात करने के लिए आई के गुणांक का वर्ग, आई का गुणांक यहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर, प्लस जे के गुणांक का वर्ग, जे का गुणांक क्या है 2 स्क्वायर, प्लस के गुणांक का वर्ग 3 स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा 5, क्या होगा 5 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपान अंडर रूट क्या लिखेंगे 1 + 4 और प्लस 9, 1 + 4 + 9। तो यहाँ से बच जाएगा 5 और क्या हो जाएगा आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14। तो यह बी वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। एक और वेक्टर प्राप्त करना है सी वेक्टर। कौन सा वेक्टर प्राप्त करना है सी वेक्टर। उसका परिमाण कितना है 8 मात्रक। कितना मात्रक है 8 मात्रक। और किसके समानांतर है ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और जो दूसरा वेक्टर हमें सी प्राप्त करना है उसका परिमाण कितना है 8 मात्रक है। कितना है 8 मात्रक, वो भी ए के समानांतर ही है। तो सदिश बराबर क्या लिखेंगे सदिश बराबर परिमाण गुणे परिमाण गुणे एकांकी सदिश। क्या लिखेंगे एकांकी सदिश। तो यहाँ पे परिमाण कितना है 8 और एकांकी सदिश किसका लेंगे ए कैप का। ए कैप का मतलब ए वेक्टर अपान ए। क्या लिखेंगे ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर अपान क्या लिखेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे 8। और यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू कितना है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर का मतलब हुआ अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जब भी हमें परिमाण ज्ञात करना हो तो आई के गुणांक का वर्ग रूट में लेंगे, लेकिन रूट में आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग बराबर हो जाएगा 8। और ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा 14। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी सदिश के समानांतर दूसरा सदिश ज्ञात कर लेंगे अगर उसका परिमाण दिया हो, अगर उसका परिमाण क्या हो दिया हो। तो ये था एकांकी सदिश। क्या था एकांकी सदिश। एकांकी सदिश के बाद हम लोग पढ़ेंगे लंबकोणीय एकांकी सदिश। कौन सा लंबकोणीय एकांकी सदिश। तो ये लंबकोणीय एकांकी सदिश क्या होगा ये तीसरा है लंबकोणीय एकांकी सदिश ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। लंबकोणीय एकांकी सदिश या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के अनुदिश एकांकी सदिश को लंबकोणीय एकांकी सदिश कहते हैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के अनुदिश। एक्स अक्ष के अनुदिश जो एकांकी सदिश होता है उसे आई कैप से दिखाते हैं। वाई अक्ष के अनुदिश जो होता है उसे जे कैप से, और जो जेड अक्ष के अनुदिश होता है उसे किससे दिखाते हैं के कैप से। लंबकोणीय क्योंकि तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष ए होता है, तो हम लोग ऐसे नहीं बना पाते हैं तो इसको ऐसे बनाएं। हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि जो के कैप है ऐसे नहीं है, ऐसे बाहर की ओर। ऐसे क्या हम लोग बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। तो इसको ऐसे ना बनाकर ऐसे बनाया गया। तो ए है आई कैप, ये है जे कैप और ये क्या है के कैप। तो आई और जे एक दूसरे के लंबवत हैं। आई और के भी एक है, ये के कैप। आई और के भी एक दूसरे के लंबवत हैं और जे और के भी एक दूसरे क्या है लंबवत हैं। तो बोलेंगे लंबकोणीय मतलब एक दूसरे के क्या है लंबवत हैं। और एकांकी सदिश क्योंकि इनका परिमाण एक होगा।
इसीलिए कैप लगाया गया है। और आई कैप को कैसे परिभाषित करेंगे, आई कैप बराबर यक्स अक्ष की अंदिश है तो यक्स वेक्टर अपान यक्स लिख देंगे। जे कैप लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वाई अक्ष की अंदिश है तो वाई वेक्टर अपान क्या लिख देंगे, वाई। और जो जेड है के कैप है वो जेड अक्ष की अंदिश है तो के कैप इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जेड वेक्टर अपान जेड लिख देंगे। और इन तीनों का परिमाण कितना होगा, एक। मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप, मॉड ऑफ के कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो इनको लंबकोणीय एकांकी सदिश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इन तीनों का परिमाण कितना होता है, एक के बराबर होता है। धनात्मक एक्स अक्ष के अंदिश एकांकी सदिश आई कैप होता है और ऋणात्मक एक्स अक्ष के अंदिश माइनस आई कैप होता है। क्या होता है, माइनस आई कैप। धनात्मक वाई अक्ष के अंदिश जे कैप होता है और ऋणात्मक वाई अक्ष के अंदिश माइनस जे कैप। धनात्मक जेड अक्ष के अंदिश क्या होता है, प्लस के कैप और ऋणात्मक जेड अक्ष परपेंडिकुलर एक तल के लंबवत भीतर की ओर होगा तो हम लोग उसको बना नहीं पाएंगे, वो दिखाई नहीं देगा तो उसे डॉट डॉट से दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से। किसे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से माइनस के कैप हो जाएगा। यह और ये दिखाई देंगे तो डार्क से दिखाएं इसे डॉटेड लाइन से इसलिए क्योंकि लंबवत क्या होगा, तल के भीतर की ओर तो यहाँ पे माइनस के कैप हो जाएगा। इसको याद रखेंगे हम लोग। जरा इस पर एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। कौन सा, पहला, वह सदिश जिसका परिमाण वह सदिश जिसका परिमाण 10 मात्रक हो तथा जो धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, जो धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में हो। धनात्मक एक्स अक्ष है तो सदिश बराबर क्या लिखते हैं, सदिश बराबर लिखते हैं परिमाण गुणे दिशा, परिमाण गुणे दिशा। तो यहाँ पे लिखेंगे सदिश हमें लिखना है एक्स वेक्टर। कह रहे वह सदिश ज्ञात, सदिश जिसका परिमाण 10 मात्रक हो, 10 मात्रक और दिशा किधर हो, धनात्मक एक्स अक्ष। तो धनात्मक एक्स अक्ष में हमें मालूम होना चाहिए दिशा क्या होता है, आई कैप होता है। क्या होता है, आई कैप। अगर यहीं पर हमें ये सोल्यूशन हो गया, एक क्वेश्चन है। अगर यहीं पर हमें कहता कि वह सदिश जिसका परिमाण 10 मात्रक है जो ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में हो, किधर हो, ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, अगेन लिखेंगे सदिश बराबर परिमाण गुणे दिशा, सदिश बराबर परिमाण गुणे दिशा। दिशा का मतलब यहाँ पे हमें मालूम परिमाण कितना है, 10 मात्रक और दिशा किधर है, ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। क्या होगा, माइनस आई कैप। तो ये माइनस पहले आ जाएगा, -10 आई कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -10 आई कैप। अगर यही कहता वह सदिश जिसका परिमाण 10 मात्रक है जो ऋणात्मक जेड अक्ष की दिशा में हो, ऋणात्मक जेड अक्ष का मतलब माइनस के कैप, तो सदिश बराबर परिमाण गुणे दिशा लिखेंगे। परिमाण तो अब भी 10 है लेकिन दिशा किधर हो गया, माइनस के कैप की दिशा में। किधर हो गया, माइनस के कैप की दिशा में। तो ये हो जाएगा -10 के कैप, -10 के कैप। तो हम लोग किसी भी अक्ष के अंदिश सदिश को लिख सकते हैं। और एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखने योग्य है कि परिमाण सदैव धनात्मक आ रहे हैं। किसी भी सदिश का परिमाण सदैव क्या होता है, धनात्मक। क्यों धनात्मक होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमाण ज्ञात करते समय मॉड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, मॉड। जैसे ए वेक्टर का परिमाण क्या लिखते हैं, ए वेक्टर का परिमाण बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए मॉड क्या करता है, धनात्मक मान देता है, तो परिमाण सदैव क्या होगा, धनात्मक। ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। परिमाण सदैव क्या होता है, धनात्मक, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे अगर दे दिया हो ए वेक्टर इक्वल टू -10 आई कैप और पूछ लिया जाए इसका परिमाण बताओ, तो -10 नहीं होगा, इसे ऐसे लिखेंगे 10 और ए माइनस आई कैप के साथ चला जाए तो -10 आई कैप हो जाएगा। इसका जो परिमाण होगा वो कितना होगा, परिमाण जो होगा वो 10 होगा और इसकी दिशा होगी माइनस आई कैप। इसकी दिशा क्या होगी, माइनस आई कैप। अगर कोई सदिश यहाँ पे बी वेक्टर दिया है
माइनस 10 जे कैप, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका परिमाण माइनस 10 हो गया, परिमाण अब भी कितना होगा 10 ही होगा। तो बी वेक्टर इक्वल्स टू लिखेंगे 10 और माइनस जे कैप, तो परिमाण कितना होगा 10, परिमाण कितना होगा 10, लेकिन जो दिशा होगा, दिशा क्या होगा माइनस जे कैप, दिशा क्या होगा माइनस जे कैप। तो किसी भी सदिश का परिमाण सदैव धनात्मक होगा, कभी भी ये ऋणात्मक नहीं होता है। दिशा धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जैसे इसमें परिमाण 10 ही होगा, दिशा माइनस जे कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। तो ये था लंबकोणीय एकांकी सदिश। कौन सा सदिश था लंबकोणीय एकांकी सदिश। अब हम लोग पढ़ेंगे संरेखीय सदिश। कौन से संरेखीय सदिश, संरेखीय सदिश या कोलिनियर वेक्टर। कौन से वेक्टर कोलिनियर वेक्टर। वे सदिश जो किसी दी हुई रेखा के समानांतर हों उन्हें संरेखीय सदिश कहेंगे। दी हुई रेखा का मतलब क्या हुआ, रेखा में दोनों साइड एरो होगा, दी हुई रेखा है, क्या है दी हुई रेखा, इसके समानांतर जितने भी सदिश होंगे, जैसे मान लिया जाए ए वेक्टर है या बी वेक्टर है या सी वेक्टर है, ए वेक्टर भी दी हुई रेखा के समानांतर है, बी वेक्टर भी दी हुई रेखा के समानांतर है, सी वेक्टर भी दी हुई रेखा के समानांतर है, इसलिए ए बी और सी तीनों संरेखीय सदिश होंगे। ए बी तथा सी तीनों संरेखीय सदिश हैं, तीनों संरेखीय सदिश हैं। कौन से सदिश हैं संरेखीय सदिश हैं। अब अगर दो सदिश संरेखीय, जैसे यहाँ पे ए और सी संरेखीय हैं, ए और बी भी संरेखीय हैं, तो या तो उनका तीर विपरीत दिशा में होगा या तो तीर समान दिशा में होगा। क्या होगा समान दिशा में। तो इसे दो प्रकार से व्यक्त करेंगे। जब यहाँ पे लिखेंगे ए और बी में तो माइनस लैम्डा इंटू बी वेक्टर के फॉर्म का आएगा। अभी इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा। यहाँ पे जो लैम्डा होता है कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 धनात्मक संख्या होगी, या दो संरेखीय सदिश ए और सी, इन दोनों का तीर दो विपरीत दिशा में, एक तीर इधर है एक तीर इधर है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, और अगर दोनों का तीर समान दिशा में है तो धनात्मक चिन्ह आ जाएगा, लैम्डा इंटू सी वेक्टर। यहाँ लैम्डा कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या हो सकती है। तो अगर दो सदिश संरेख हैं तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस लैम्डा बी वेक्टर, या ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू सी वेक्टर या बी वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई संख्या आ सकती है, यहाँ पर भी कोई संख्या आ सकती है, धनात्मक या ऋणात्मक या धनात्मक कोई भी चिन्ह आ सकता है। जैसे अगर हम लोग इसमें देखें, दो सदिश दिया हो ऐसे, ए वेक्टर इक्वल्स टू दिया हो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा जो वेक्टर दिया है बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या दिया हो 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 8k कैप, प्लस क्या दिया हो 8k कैप। कह दीजिए दोनों संरेखीय है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसका i का कोफिशिएंट बराबर करेंगे। तो i का कोफिशिएंट कैसे बराबर करेंगे, गुणांक, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं, तो 2 कॉमन करें तो इससे तीनों से कॉमन हो जाएगा। तो लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे 2 कॉमन करेंगे तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, क्या लिखेंगे प्लस 4k कैप। तो यहाँ से ये जो मिला है एकदम इक्वल इसके मिल गया कि नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी वेक्टर इक्वल्स टू, एक 2 अपने प्लेस पे, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर, क्या हो गया ए वेक्टर। तो बी वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर हो गया कि नहीं है, तो किसके समान हो गया, बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर। लैम्डा यहाँ पे 2 हो गया, लैम्डा क्या हो गया 2, तो कहेंगे कि यहाँ पे ए और बी दोनों संरेखीय सदिश हैं। ऐसे कुछ भी दे, चाहे ऐसे दे दे ए वेक्टर इक्वल्स टू 2/9 बी वेक्टर दे दे तो भी संरेखीय होगा, या ए वेक्टर इक्वल्स टू दे दे -3/5 बी वेक्टर तो भी क्या होगा संरेखीय। मतलब दोनों साइड में ए और बी, यहाँ प्लस माइनस या प्लस कुछ भी आ सकता है, वो सब के सब क्या होंगे संरेखीय, क्या होंगे संरेखीय। अब संरेखीय सदिशों में हम लोग ध्यान से देखें
तो ये दी हुई जो लाइन थी इसके समानांतर भी सदिश दिखाए थे। ए एकदम इक्वल इसके बी भी हो सकता है, यहाँ पे सी भी हो सकता है, यहाँ पर डी भी हो सकता है, यहाँ पे ई भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे वेक्टर हो सकते हैं। तो इनको अब 4 भागों में बांट दिया गया है। जो संरेखीय सदिश होता है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। देखते हैं कौन कौन से भाग होंगे। संरेखीय सदिश, संरेखीय सदिश कितने भागों में बांटा गया भाई? 4 भागों में। कौन कौन से? समांतर सदिश, अभी एक एक के बारे में बता रहे हैं। समांतर सदिश या पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। दूसरा समान सदिश, कौन सा? समान सदिश मतलब इक्वल वेक्टर, कौन सा? इक्वल वेक्टर। तीसरा प्रतिसमांतर सदिश, प्रतिसमांतर सदिश। प्रतिसमांतर सदिश का मतलब हुआ एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। और जो नेक्स्ट आएगा वो होगा विपरीत सदिश। कौन सा? विपरीत सदिश मतलब ऑपोजिट वेक्टर। कौन सा होगा? ऑपोजिट वेक्टर। अब इनको देखते हैं होते क्या हैं। पहले समांतर देखेंगे, उसके बाद समान सदिश, प्रति समांतर और विपरीत सदिश। क्या देखेंगे? विपरीत सदिश। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं समांतर सदिश। पहला समांतर या पैरेलल वेक्टर। समांतर सदिश क्या होता है? परिमाण, दिशा समान हो। परिमाण समान होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। दिशा क्या हो? समान हो। तो इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे? वे सदिश जिनकी दिशा समान हो उन्हें समान सदिश कहते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिया जाए ए वेक्टर और बी वेक्टर। दिशा समान होने का मतलब इन दोनों का तीर समान दिशा में हो। इन दोनों का तीर क्या हो? समान दिशा में, तो उसे समान सदिश कहते हैं। और इन्हें कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इक्वल्स टू लिखेंगे लैम्डा इंटू बी वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? लैम्डा इंटू बी वेक्टर। यहाँ पे लैम्डा कुछ भी हो सकता है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। लैम्डा क्या है? धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। जैसे यहाँ पे अगर कह दिया जाए और इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा? ए और बी के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री होगा? दो वेक्टर के बीच का कोण अभी हम लोग देखें, या ए वेक्टर हो और ये क्या हो? बी वेक्टर। ए वेक्टर और क्या हो? बी वेक्टर। तो इनके बीच का कोण थीटा यही तो था। तो इस सदिश को थोड़ा इधर लाएं, थोड़ा सा इधर लाएंगे तो क्या होगा? एक कोण थोड़ा सा घट जाएगा और इतना हो जाएगा। थोड़ा सा और इधर लाएं तो एक कोण और घट जाएगा, और इसको लाते लाते इसी पे चिपका देते, कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इसका मतलब इसका तीर और इसका तीर अगर समान दिशा में हो जाए तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो दो समान सदिशों के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो याद रखना पड़ेगा, दो समांतर सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री। और ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर लिखेंगे। इसका मतलब समझो, अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 बी वेक्टर गिवन हो तो इसका मतलब यहाँ पे बी वेक्टर जो होगा, ए वेक्टर जो होगा बी वेक्टर के समानांतर तो होगा, लेकिन बी वेक्टर का कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। मतलब अगर ये 10 लंबाई का है तो बी वेक्टर केवल कितने का होगा? 5। यहाँ पे ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर के परिमाण का 2 गुना होगा, बी वेक्टर की लंबाई का 2 गुना होगा। यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है, 1.9 दे सकता है। क्या दे सकता है? 1.9, 2/3, 5/3, लेकिन जो भी होगा धनात्मक संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? धनात्मक। और समांतर सदिश के बाद जो आता है वो आता है समान सदिश। कौन सा आएगा? समान सदिश। तो समान सदिश का मतलब क्या हो? ये संरेखीय सदिश ही होता है। वे संरेखीय सदिश जिनकी दिशा समान हो और परिमाण भी बराबर हो जाए। दोनों दिशा समान प्लस परिमाण बराबर हो। परिमाण क्या हो? बराबर। वह सदिश जिसकी दिशा समान हो और परिमाण बराबर हो उसे समान सदिश कहते हैं। कौन सा सदिश कहते हैं? समान सदिश। जैसे
मान लिया जाए यह ए वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। और यहाँ पे एक वेक्टर कौन सा दिया हो? बी वेक्टर। दोनों की लंबाई बराबर दिया हो। इसमें क्या होगा? दिशा तो समान होगा ही होगा, इनका परिमाण भी क्या होगा? बराबर। लंबाई भी क्या होगी? बराबर। यहाँ पर भी दोनों का एरो समान दिशा में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ है? 0 डिग्री। और दो समान सदिशों में लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी वेक्टर। और तीसरा जो सदिश आएगा वो कौन सा सदिश आएगा? प्रति समांतर सदिश। तीसरा जो आएगा क्या आएगा? प्रति समांतर सदिश। और प्रति समांतर सदिश का मतलब क्या होता है? दिशा विपरीत हो। क्या हो? दिशा विपरीत हो, उसे प्रति समांतर सदिश कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर की दिशा ऐसे होगी तो बी वेक्टर की दिशा जस्ट इसके उल्टा होगा। बस दिशा विपरीत होना चाहिए, परिमाण समान होना जरूरी नहीं है। इनके बीच का कोण कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री हुआ? हम लोग जानते हैं दो वेक्टरों के बीच का कोण क्या होता है? ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर है। तो इनके बीच का एक कोण थीटा होगा। अब इसको क्या करते? थोड़ा इधर रोटेट कराते जाते हैं। तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो कोण बढ़कर इतना हो जाएगा। और भी रोटेट करा के एकदम विपरीत दिशा में कर दें तो कोण बढ़कर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक वेक्टर की दिशा इधर और दूसरे वेक्टर की दिशा इधर हो तो दोनों के बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो दो प्रति समांतर सदिशों के बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। और प्रति समांतर सदिशों को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? ए वेक्टर इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। यहाँ का जो ऋणात्मक चिन्ह है ये प्रदर्शित करेगा कि दोनों सदिश विपरीत हैं, प्रति समांतर सदिश हैं। क्या है? प्रति समांतर सदिश। जैसे अगर यहाँ पे दिया हो ए वेक्टर इक्वल टू माइनस 2b वेक्टर, तो समझ जाएंगे जो ए वेक्टर है इधर होगा तो बी वेक्टर इधर होगा, लेकिन बी वेक्टर का जो परिमाण होगा वह ए वेक्टर का आधा होगा, या ए वेक्टर का जो परिमाण होगा वो बी वेक्टर का 2 गुना होगा। अगर ये 10 होगा तो कितना होगा? 20 होगा। तो ऋणात्मक चिन्ह देखते ही समझ जाएंगे कि दोनों प्रति समांतर सदिश हैं। दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 180 डिग्री। अब प्रति समांतर सदिश के बाद आ जाएगा विपरीत सदिश। कौन सा? विपरीत सदिश। और विपरीत सदिश का मतलब क्या होगा? दिशा विपरीत। इसमें दो प्रॉपर्टी हो जाएगी, दिशा विपरीत प्लस परिमाण बराबर होगा। परिमाण क्या होगा? बराबर। दिशा तो विपरीत होगा लेकिन परिमाण क्या होगा? बराबर होगा। जैसे यहाँ पर ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, या ए वेक्टर और या बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का कोण अगेन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का तीर विपरीत दिशा में, एक का दाहिनी और एक का बाईं ओर, और दोनों का परिमाण बराबर है। तो इसे लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। यहाँ पे 1 2 केवल 1 ही होगा, 2 3 नहीं होगा। और ऋणात्मक चिन्ह ये बताया कि दोनों विपरीत सदिश हैं। कौन से सदिश हैं? विपरीत सदिश। तो समांतर और समांतर सदिश, समान सदिश, प्रति समान सदिश और प्रति समांतर सदिश और विपरीत सदिश, ये चारों के चारों कौन से सदिश हैं? संरेखीय सदिश हैं। कौन से हैं? संरेखीय। कौन से सदिश हैं? संरेखीय। इसे एक बार आप लोग याद कर लीजिए कि कौन कौन सी इनमें प्रॉपर्टीज होंगी। अब देखते हैं इसमें संरेखीय सदिश के बाद सप्रारंभिक सदिश। कौन सा सदिश? सप्रारंभिक सदिश। सप्रारंभिक सदिश को इनिशियल वेक्टर
को इनिशियल वेक्टर। सप्रारंभिक सदिश क्या होंगे? वे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो, जैसे ए वेक्टर और यहीं से बी वेक्टर भी प्रारंभ हो जाए, यहीं से सी वेक्टर भी प्रारंभ हो जाए, यहीं से डी वेक्टर भी प्रारंभ हो जाए, यहीं से ई वेक्टर भी प्रारंभ हो जाए, तो इन ए बी सी डी और ई को सप्रारंभिक सदिश कहते हैं। वे सभी सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो उन्हें सप्रारंभिक सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्रारंभिक सदिश। अब देखते हैं हम लोग स्थिति सदिश क्या होता है। कौन सा सदिश? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश क्या होता है? इस आकाश में स्थित किसी भी बिंदु के स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। कौन सा सदिश कहते हैं? स्थिति सदिश कहते हैं। लेकिन किसी भी बिंदु के स्थिति सदिश को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले एक संदर्भ बिंदु लेना पड़ेगा। क्यों? जैसे अगर कह दिया जाए इलाहाबाद की दूरी, इसका कोई मीनिंग होगा? कहाँ से दूरी ये तो मालूम ही नहीं। केवल कह दिए इलाहाबाद की दूरी, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन कह दिए इलाहाबाद की कानपुर से दूरी, इसका मीनिंग हो गया। तो अगर हमें इलाहाबाद की दूरी बोलना है तो उसके पहले बोलना पड़ेगा कहाँ से मेजर किया गया। इसी प्रकार किसी भी बिंदु का जब स्थिति सदिश परिभाषित करना होगा तो सबसे पहले हमें एक संदर्भ बिंदु लेना पड़ेगा, और सुविधा के लिए इसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के कटान बिंदु को ले लिया जाता है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के कटान बिंदु को संदर्भ बिंदु लिया जाता है। कौन सा? संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। और यहाँ पे कोई बिंदु अगर P है तो इसका स्थिति सदिश ऐसे लिखेंगे। ऑलवेज रेफरेंस बिंदु से किधर होगा? P की ओर, उल्टा नहीं। अगर P का स्थिति सदिश लिखना हो तो हमेशा जो संदर्भ बिंदु होगा, मूल बिंदु, उससे बिंदु की ओर होगा जिसका हम लोग ज्ञात करेंगे। और स्थिति सदिश को सामान्यतः R से व्यक्त करते हैं। तो आकाश में स्थित, आकाश का मतलब खाली जगह, आकाश में स्थित किसी भी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश। और इसमें एक और आता है विस्थापन सदिश। क्या आता है? विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश या इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? तो विस्थापन सदिश क्या होता है? अगर मान लिया जाए यहाँ पे एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है, और यहाँ पे कोई बिंदु ए है, इसका स्थिति सदिश क्या है? यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु ए है, इसका स्थिति सदिश आर ए वेक्टर है। और यहाँ पर कोई बिंदु बी है, इसका स्थिति सदिश क्या ले लिया जाए? आर बी वेक्टर। इसका आर ए वेक्टर, इसका आर बी वेक्टर। क्या ले लिया जाए? आर बी वेक्टर। इसका स्थिति सदिश आर ए वेक्टर, इसका स्थिति सदिश आर बी वेक्टर। तो एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु के स्थिति सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु के स्थिति सदिश को क्या बोलेंगे? विस्थापन सदिश। जैसे कह दिया जाए ए के सापेक्ष बी का विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश कैसे लिखेंगे? पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं। ए के सापेक्ष किसका लिखना है? बी का विस्थापन सदिश। तो जिसका सदिश लिखना रहेगा उसे पहले लिखेंगे आर बी वेक्टर, और जिसके सापेक्ष लिखना रहेगा उसे घटा देंगे माइनस आर ए वेक्टर। आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। थोड़ा और इधर देखते हैं। ए के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश। क्या लिखेंगे? बी का स्थिति सदिश बराबर ऐसे लिखेंगे। किसका लिखना है हमें? ए के सापेक्ष लिखना है, बी का स्थिति सदिश लिखना है, तो लिखेंगे आर बी। जिसका लिखना है उसे पहले लिखेंगे, जिसके सापेक्ष लिखना रहेगा उसे बाद में।
और यहाँ पे इसे उल्टा लिखते हैं, आर ए बी लिखते हैं, आर ए बी उल्टा लिखते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अगर ये आर बी माइनस आर ए लिखे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आर ए बी लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चाहें तो ए के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश उल्टा भी लिख सकते हैं, बी के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश। कौन सा सदिश लिखेंगे? स्थिति सदिश, ऐसे लिखेंगे, आर बी ए वेक्टर इक्वल्स टू आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो जब एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन सदिश।